अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर सैयद अहमद हुसैन, नगर पालिका उर्दू स्कूल नंबर 5 कुलवाड़ी से। आइए बच्चों, आज हम छठी जमात का खद्दर का कफन इस सबक को समझते हैं। छठी जमात उर्दू बाल भारती सबक नंबर 4 खद्दर का कफन। पहली बार हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। मुल्क को आज़ादी दिलाने में बड़ी बड़ी हस्तियों ने तो हिस्सा लिया, अवाम भी इस जद्दोजहद में पीछे नहीं थी। उन्होंने आज़ादी के हसूल के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक ताउन किया। इस सबक में एक गरीब बुढ़िया की आज़ादी की चाहत को बयान किया गया है, जिसने वतन की मोहब्बत में आज़ादी की जंग के लिए अपनी सारी पूंजी कुर्बान कर दी। ये पूंजी इसके बुढ़ापे का आखिरी सहारा थी। इसकी ख्वाहिश थी कि मरने के बाद इसे खद्दर का कफन दिया जाए। जान पहचान। इस कहानी के मुसन्निफ ख्वाजा अहमद अब्बास खुद मुल्क की आज़ादी की तहरीक में शामिल रहे। अवामी जद्दोजहद के तजुर्बे को उन्होंने बड़े मौसर अंदाज में लिखा है। ख्वाजा अहमद अब्बास 7 जून 1914 को पानीपत में पैदा हुए। वो तालिबी इल्मी के ज़माने में सहाफ़त से मुंसलिक हो गए। वो कई अखबारात के सहाफ़ी रहे। मुसन्निफ ने 25 साल की उम्र में समंदरी जहाज़ के ज़रिए 17 ममालिक की सैर की। इस सफ़र की रुदाद मुसाफिर की डायरी के नाम से छप चुकी है। इन्होंने 70 से ज़्यादा किताबें लिखी। इनकी अहम किताबें ज़ाफ़रान के फूल, मैं कौन हूँ, गेहूँ और गुलाब, नई धरती नए इंसान हैं। 1 जून 1988 को मुंबई में उनका इंतकाल हुआ। तीस बरस की बात है, जब मैं बिल्कुल बच्चा था। हमारे पड़ोस में एक गरीब बूढ़ी जुलाही रहती थी। उसका नाम तो हकीमन था, मगर लोग उसे हक्कू कहकर पुकारते थे। इस वक्त शायद 60 बरस इसकी उम्र होगी। वो जवानी में विधवा हो गई थी और उम्र भर अपने हाथ से काम करके उसने अपने बच्चों को पाला था। बूढ़ी होकर भी वो सूरज निकलने से पहले उठती थी, गर्मी हो या जाड़ा। अभी हम अपने लिहाफों में दुबके पड़े होते कि उसके घर से चक्की की आवाज़ आनी शुरू हो जाती। दिन भर वो झाड़ू देती, चरखा काटती, कपड़ा बुनती, खाना पकाती, अपने लड़के लड़कियों, पोतों और नवासों के कपड़े धोती। इसका घर बहुत ही छोटा था। हमारे इतने बड़े आंगन वाले घर के मुकाबले में वो जूते के डब्बे जैसा लगता था। 2 कोठरियाँ, एक पतला सा दालान और नाम के वास्ते 2-3 गज लंबा सा है, मगर वो उसे इतना साफ सुथरा और ऐसा लिपा पुता रखती थी कि सारे मोहल्ले में मशहूर था कि हक्कू के घर के फर्श पर केले बिखर कर खा सकते हैं। सुबह सवेरे से लेकर रात गए तक वो काम करती थी। फिर भी जब कभी हक्को हमारे घर आती, हम इसे हशाश बशाश ही पाते। बड़ी हंसमुख थी वो। मुझे उसकी सूरत अब तक याद है। गहरा सांवला रंग, जिस पर उसकी सफ़ेद बगले से बाल खूब खिलते थे। उसकी काठी बड़ी मजबूत थी। उसकी कमर मरते दम तक नहीं झुकी। आखिरी दिनों में इसके कई दांत टूट गए थे, जिससे बोलने में पोपलेपन का अंदाज़ा आ गया था। वो हमें जिनों और परियों की कहानियाँ सुनाती। अपना सारा कारोबार खुद चलाती थी। हक्को पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी। न उसने औरतों मर्दों की बराबरी का उसूल सुना था।
फिर भी हक्को ने न किसी मर्द से डरती, न किसी अमीर, रईस, अफसर या दारोगा से। हक्को ने उम्र भर मेहनत करके अपने बाल बच्चों के लिए थोड़े से पैसे जमा किए थे। बेचारी ने तो बैंक का नाम भी न सुना था। इसकी सारी पूंजी तो शायद 100-200 रुपये हो। चांदी के गहनों की शक्ल में इसके कानों, गले और हाथ में पड़ी हुई थी। चांदी की बालियों से उसके झुके हुए कान मुझे अब तक याद हैं। इन गहनों को वो जान से भी ज़्यादा अजीज रखती थी, क्योंकि यही इसके बुढ़ापे का सहारा थे। मगर एक दिन सब मोहल्ले वालों ने देखा, न हक्को के कान में बालियां हैं, न इसके गले में हंसली, न इसके हाथ में कड़े और चूड़ियाँ। फिर भी उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट थी और कमर में नाम को कम नहीं। हुआ ये कि उन दिनों महात्मा गांधी अली बरादरान के साथ पानीपत आए। हमारे नाना के मकान में उन्होंने तकरीरें की स्वराज के बारे में। हक्को भी एक कोने में बैठे सुनती रही। बाद में चंदा जमा किया गया तो उसने अपने सारा जेवर उतारकर उनकी झोली में डाल दिया। उसकी देखा देखी और औरतों ने भी अपने जेवर उतारकर चंदे में दे दिए। हमारे यहाँ आकर नाना अब्बा से खबरें सुना करती और अक्सर पूछती, ये अंग्रेज़ों का राज कब खत्म होगा। कांग्रेस के जलसे होते तो बड़े चाव से जाती और अपने सूझबूझ के मुताबिक सियासी तहरीक को समझने की कोशिश करती। मगर उम्र भर उनकी मेहनत से उनका जिस्म खोखला हो गया था। पहले आंखों ने जवाब दिया, फिर हाथ पाँव ने। हक्को ने घर से निकलना बंद कर दिया था, मगर चरखा काटना न छोड़ा। उम्र भर की मशक के सहारे आंखों के बगैर भी वो कपड़ा बुन लेती। बेटों ने मना किया तो उसने कहा कि वो ये खद्दर अपने कफन के लिए बुन रही है। फिर हक्को मर गई। उसकी आखिरी वसीयत ये थी कि मुझे मेरे बने हुए खद्दर का कफन देना। अगर अंग्रेज़ी कपड़े का दिया तो मेरी रूह को कभी चैन नसीब न होगा। उन दिनों कफन लट्ठे के दिए जाते थे। खद्दर का पहला कफन हक्को ही को मिला। उसका जनाजा उठा तो जनाजे में इसके चंद रिश्तेदार और 2-3 पड़ोसी थे। न जुलूस, न फूल, न झंडे, बस एक खद्दर का कफन। मानी वो इशारात, खद्दर, हथकरघे पर बुना हुआ कपड़ा, खादी। खेलें, अनाज के दाने जो भूने जाने पर खुल जाएं, मसलन मुरमुरे, पॉपकॉर्न। अशाश बशाश, बहुत खुश, काठी जिस्म की बनावट। हंसली, एक किस्म का जेवर जो गले में पहना जाता है। अली बरादरान यानी मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर। पूंजी, दौलत। खम, झुकाव। लट्ठा, एक किस्म का सूती कपड़ा जो इंग्लिस्तान से आता था। बच्चों, अब इन सवालात के जवाब आप सबक से तलाश करके अपनी बयान में लिखिए।